नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की मार से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा है जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। कौन सा है वो देश और क्या कहा वहां के प्रधानमंत्री ने, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी बेकाबू होते जा रहे हालात को संभाल नहीं पा रही। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना के संक्रमण को रोकने की तरकीब और इसकी दवा खोजने में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच न्यूजीलैंड से एक अच्छी खबर आई, और वो ये कि न्यूजीलैंड अब कोरोना मुक्त देश बन चुका है। न्यूजीलैंड के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना के अंतिम मरीज को भी उपचार के बाद स्वस्थ होने पर घर भेज दिया गया। आपको बता दें, न्यूजीलैंड में पिछले 17 दिनों से एक भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया, और इसे लेकर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने सोमवार को घोषणा की। उन्होंने बताया कि देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 0 हो चुकी है। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने सामाजिक और आर्थिक पाबंदियों को हटाने की घोषणा करते हुए कहा कि अब देश वापस सामान्य स्थिति में आ जाएगा। हम तैयार हैं। हालांकि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमने कोरोना वायरस के संक्रमण को पूरी तरह से रोक लिया है, लेकिन इस दिशा में हमारे प्रयास जारी रहेंगे। वहीं इसके साथ ही न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में कोरोना वायरस के केस 0 होने की खबर से मैं इतनी खुश हुई कि डांस भी किया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद दुनिया भर में 72 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि इस बीमारी के कारण 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं न्यूजीलैंड में संक्रमण की बात करें तो यहां कुल 1504 लोग वायरस की चपेट में आए थे, जिनमें से 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1482 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। और इस तरह से अब न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त देश बन चुका है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माता माधवी राजे सिंधिया भी अब कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। 4 दिन पहले ही उनमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दिए थे और अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इसके पहले कई और नेता कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कौन से हैं वो नेता, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को 4 दिन पहले मैक्स साकेत में एडमिट किया गया था। जानकारी के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स थे, लेकिन उनकी मां में कोई लक्षण नहीं था। लेकिन सोमवार को दोनों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अब दोनों का इलाज जारी है।
लॉकडाउन के बाद से दिल्ली में है सिंधिया। वहीं बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में है। वे अपने परिवार के साथ दिल्ली स्थित अपने आवास पर रह रहे थे, लेकिन 4 दिन पहले अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दिए। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। चलिए अब एक नजर में जानते हैं कि अब तक कितने भारतीय नेता कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सतपाल महाराज का पूरा परिवार कोरोना पीड़ित। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का पूरा परिवार ही कोरोना से पीड़ित हो चुका है। उनकी पत्नी अमृता रावत, बेटा सुयश रावत, बहू मोहिना, आराध्या, साथ ही घर का 5 साल का बेटा भी कोरोना से पीड़ित है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सतपाल महाराज के अलावा घर में काम करने वाले 17 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा हुए ठीक। कोरोना जैसे लक्षण के बाद संबित पात्रा को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इसके बाद उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई, लेकिन इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना की चपेट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम। वहीं इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और मौजूदा उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण का है। तकरीबन 15 दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के इस दिग्गज नेता में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें तुरंत एक एम्बुलेंस के जरिए नांदेड़ से मुंबई भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। संजय झा को भी हुआ कोरोना। वहीं अशोक चव्हाण के अलावा कांग्रेस के एक और नेता संजय झा भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन इलाज के बाद वो ठीक हो चुके। उन्होंने खुद 22 मार्च को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, मेरा कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया। मुझ में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, इसलिए मैं घर पर ही 10 से 12 दिन के लिए क्वारंटाइन हूँ। कृपया इसके फैलने को हल्के में ना लें, ये किसी को भी हो सकता है। कांग्रेस पार्षद की मौत। वहीं अप्रैल महीने में अहमदाबाद नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद बदरुद्दीन शेख की कोरोना से मौत हुई थी। संक्रमण के बाद उन्हें एसवीपी अस्पताल में एडमिट किया गया था। वह करीब 8 दिन तक जिंदगी के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन इस घातक वायरस ने आखिरकार उनके जीवन की डोर को काट दिया। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। गौरतलब है कि पूरी दुनिया के साथ ही देश में भी कोरोना वायरस खूब तांडव बरपा रहा है। जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 72 लाख से ज्यादा केस सामने आए, तो वहीं भारत में भी इसकी संख्या 2,67,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिलहाल देश में बढ़ता कोरोना वायरस जहां आम लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो वहीं नेता और अभिनेता भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट, ANB न्यूज। उधर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर पिछले करीब 1.5 महीने से बने तनाव को लेकर चीनी राजदूत का बयान सामने आया। चीनी राजदूत का कहना है कि 6 जून को हुई वार्ता सकारात्मक रही और दोनों देश आपसी मतभेदों को विवाद में बदलने के पक्षधर नहीं हैं। यह रिपोर्ट देखिए। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के मुद्दे पर बीते 6 जून को भारत और चीन सैन्य अधिकारियों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। इसकी जानकारी भारत में चीन के राजदूत सुन बिंडोंग ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग के हवाले से दी है। चुनिंग ने ट्वीट कर लिखा है कि 6 जून को चीनी और भारतीय सैन्य अधिकारियों के बीच सीमा के हालातों पर विस्तृत बातचीत हुई है।
दोनों देशों ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर सीमा विवाद के मुद्दे को बातचीत के जरिए निपटाने पर बल दिया है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने जोर देकर कहा कि चीन और भारत अपने अपने देशों के समझौतों के आधार पर महत्वपूर्ण आम सहमति को लागू करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश आपसी मतभेदों को विवाद में बदलने पर पक्षधार नहीं है। भारत और चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं ताकि द्विपक्षीय संबंधों के स्थिर विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। वहीं इसके अगले ही ट्वीट में हुआ चुनिंग ने भी लिखा है कि सीमा क्षेत्रों में पूरी स्थिति पर गौर करें तो ये आमतौर पर स्थिर और नियंत्रण में है। चीन और भारत के बीच बातचीत और परामर्श के माध्यम से ऐसे मुद्दों को ठीक से हल करने की क्षमता और इच्छा शक्ति है। बेनतीजा रही बातचीत। वहीं आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 6 जून को कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी, जो कि बेनतीजा रही थी। दोनों देश सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 6 जून को हुई वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि लद्दाख में जारी सीमा विवाद पर बातचीत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। दोनों देश आपसी तनाव खत्म करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत आगे जारी रखेंगे। आगे भी जारी रहेगी बातचीत। वहीं सूत्रों के मुताबिक मौजूदा सीमा विवाद को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता जारी रखने के प्रयास जारी हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी सैनिकों के भारी जमावड़े का भारत ने पुरजोर विरोध किया है। वहीं चीन पर इसकी पहले वाली स्थिति बहाल करने का दबाव बनाया गया है। सैन्य या कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच अगली वार्ता कब होगी, अभी इसकी तारीख तय नहीं हो पाई है। हालांकि उम्मीद है कि इसका ऐलान बहुत जल्द होगा। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। राजस्थान के राजगढ़ के विष्णुदत्त बिश्नोई केस ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। खबरों के मुताबिक इस केस में अब एक्स एमएलए विश्वनाथ मेघवाल की पत्नी से पूछताछ हो रही है और उनकी कॉल डिटेल की जांच भी हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड केस की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में अब एक नया राजनीतिक मोड़ आ चुका है। दरअसल पहले इस प्रकरण में राजगढ़ से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया का नाम आ रहा था, लेकिन अब बीजेपी नेता और पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल की पत्नी विमला मेघवाल का नाम सामने आया है, जिसके बाद यह मामला अब हाई प्रोफाइल हो चुका है। विमला मेघवाल से 1 घंटे तक पूछताछ। जानकारी के मुताबिक राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बीकानेर में विमला मेघवाल से उनके निवास पर करीब 1 घंटे तक इस प्रकरण में पूछताछ कर उनके बयान लिए। साथ ही जांच के लिए उनका मोबाइल फोन भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया और मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक विमला मेघवाल और सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई उनके घर के पास ही रहते थे। उनके साथ उनके घरेलू संबंध थे। वे अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते थे। अप्रैल में उनके जन्मदिन पर भी विष्णुदत्त ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं विमला मेघवाल। वहीं खबर यह भी है कि विमला मेघवाल के साथ
विष्णुदत्त की होली के आसपास तक मोबाइल पर बातचीत होती रही। इसके बाद बातचीत नहीं हुई। बता दें कि विमला मेघवाल एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही कॉलेज व्याख्याता और स्काउट गाइड की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। बीजेपी में भी सक्रिय हैं विमला मेघवाल। वहीं इसके अलावा विमला मेघवाल भारतीय जनता पार्टी में भी सक्रिय हैं। उनके लिए लोकसभा सीट से टिकट दिलाए जाने की भी सिफारिश हो चुकी है। विमला मेघवाल के पति डॉक्टर विश्वनाथ खाजूवाला से पूर्व विधायक और राजस्थान विधानसभा में पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं। अब नया मोड़ ले सकती है जांच। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से इस मामले में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में अब जांच एक नया मोड़ ले सकती है। विमला मेघवाल की पूरे प्रकरण में क्या भूमिका रही, इसका पता तो जांच के बाद ही चल सकेगा। क्या है पूरा मामला? दरअसल चूरू जिले के राजगढ़ थाने में तैनात सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई का 23 मई को थाने के सरकारी क्वार्टर में फंदे से लटका शव मिला था। सीआई की आत्महत्या के बाद 2 सुसाइड नोट मिले थे, जिसमें एक सुसाइड नोट माता पिता के नाम और दूसरा एसपी तेजस्विनी गौतम के नाम लिखा गया था, जिसमें लिखा गया था, आदरणीय मैडम, माफ करना प्लीज, मेरे चारों तरफ इतना प्रेशर बना दिया गया कि मैं तनाव नहीं झेल पाया। मैंने अंतिम सांस तक मेरा सर्वोत्तम देने का राजस्थान पुलिस को प्रयास किया। निवेदन है कि किसी को परेशान नहीं किया जाए। मैं बुज़दिल नहीं था, बस तनाव नहीं झेल पाया। मेरा गुनहगार मैं खुद हूं। वहीं दूसरी तरफ जब यह बात परिजनों को पता चली तो वो बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज के साथ थाने पहुंच गए और सीबीआई जांच की मांग की। उधर मामला बढ़ता देख राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने भी मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सहमति दे दी थी। इतना ही कहना है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। ये एकदम प्रदेश का पूरा हिंदुस्तान का ईमानदार आदमी था, हिंदुस्तान का ईमानदार आदमी था। इसको न्यायिक जांच होनी चाहिए और न्याय मिलनी चाहिए विष्णुदत्त बिश्नोई को। और हम इस पुलिस प्रशासन के साथ हैं, पूरा हमारा व्यापार मंडल साथ है, हम सब लोग राजगढ़ के साथ हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि सक्षम अधिकारी सच्चा ईमानदारी का प्रति आम आदमी के हृदय में जुड़ने वाली व्यक्ति के साथ ये काम होगा। ये जांच का विषय है कि क्यों हुआ। दुख है कि हमने सक्षम अधिकारी को खो दिया। मेरा 40 साल का राजनीतिक जीवन है, मैंने बहुत अफसर को देखा है। ऐसे अफसर नाम मात्र के मिले आपको, और राजगढ़ का बच्चा तो किसी पार्टी का हो, कैसा भी हो चाहे, उस अधिकारी को पसंद करने का। हमारा एक ऐसा अधिकारी जो सर्वप्रिय था, जहाँ भी रहा और वहाँ उसको न केवल पुलिस द्वारा बल्कि जनता द्वारा बहुत पसंद किया गया। और एसपीज़ में होड़ रहती थी कि हमारे ज़िले में इसको दिया जाए। तो ऐसे बहुत कम अधिकारी होते हैं। तो हमारा जो परिवार की जो क्षति हुई है, उतनी ही गंभीर और अपूर्णीय क्षति हमारे विभाग की थी। लोगों में लोकप्रिय थे विष्णुदत्त बिश्नोई। गौरतलब है कि विष्णुदत्त बिश्नोई एक दबंग किस्म के पुलिस अधिकारी थे और कहा जाता है कि वो काम के प्रति ईमानदार रहते थे। विष्णुदत्त की कार्यशैली के चलते जनता उन्हें अपना थाना क्षेत्र में एसएचओ लगाने की डिमांड करती थी। इतना ही नहीं, अगर उन्हें हटाया जाता तो उनके पक्ष में आंदोलन पर उतर आती थी। लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरह का दबंग पुलिस अधिकारी आत्महत्या कर सकता है। ये एक सोचने का विषय है। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज।
वहीं दिल्ली में एक बार फिर से राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने हैं, जहां सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों के इलाज की ही बात कही, तो वहीं इसके 24 घंटे बाद ही उपराज्यपाल ने दिल्ली के सीएम का फैसला बदल दिया, जिसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अब दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने की आशंका जताई है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर राज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में मंगलवार को डीडीएमए की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इसी तरह केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक कोरोना के केस हो जाएंगे। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। वहीं इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया है और एलजी साहब से पूछा कि आखिर सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया है, तो इस पर राज्यपाल साहब कोई जवाब ही नहीं दे पाए। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज एलजी साहब से डीडीएमए की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर, हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। वहीं डिप्टी सीएम यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि एलजी के फैसले से दिल्ली वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज वाले आदेश को अभी 24 घंटे ही हुए थे। राजधानी के सुपर बॉस यानी उपराज्यपाल अनिल बैजल ने फरमान पलट दिया और मुख्यमंत्री के आदेश पर रोक लगा दी। उपराज्यपाल ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से सीएम के फैसले पर वीटो लगाया है। उधर उपराज्यपाल के इस फैसले के बाद दिल्ली में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में मिली छूट के बाद 8 जून से अधिकतर धार्मिक स्थल खुल चुके हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनसा देवी के कपाट भी भक्तों के लिए खोले गए हैं। लेकिन अभी वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बहुत कम संख्या में ही लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। सरकार के दिशा निर्देशों के बाद माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की ओर से दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक माता के दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया। पहले दिन शाम 5 बजे तक 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए। इस दौरान बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं की 2 लाइनें बनाई गई, जिसके बीच की दूरी 18 फुट के करीब रही।
वहीं अच्छी बात यह है कि दोनों लाइनों में श्रद्धालुओं को अलग अलग एग्जिट गेट से मंदिर से बाहर निकाला जाएगा। एग्जिट गेट के पास मंदिर की ओर से प्रसाद का काउंटर बनाया गया। काउंटर पर श्रद्धालुओं को बिना टच किए प्रसाद दिया जाएगा और श्री माता मनसा देवी माता श्राइन बोर्ड की सीईओ MS यादव ने बताया कि एक स्लॉट में 90 श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के मेन गेट से लेकर माता के मुख्य द्वार तक कुल 90 फुट का स्टेप सीढ़ियों पर डाला हुआ है। सभी फुल स्टेप की एक से दूसरे की दूरी 6 फुट से ज्यादा है और साथ ही मंदिर के पुजारी अंदर ही रहेंगे। उनके और श्रद्धालुओं के बीच 10 से 12 फुट का गैप होगा। माता मनसा देवी मुख्य मंदिर के अलावा बाकी सभी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मंदिरों में पूजा जरूर होगी लेकिन श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सभी श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको थर्मल स्कैनिंग करके ही आगे आने दिया जा रहा है। आगे उनके हाथ पैर धोने की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तथा केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए उनको प्रसाद देना, चरणामृत देना, तिलक लगाना, ये सभी चीज़ें बंद है। केवल श्रद्धालु जो है माता के दर्शन करके अपने गंतव्य को जा सकते हैं। तो 2.5 महीने बाद जो माता का दरबार खुला है, आप दर्शन कर पाए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी आई मेरे को, मत्था टेकने माता जी के दर्शन हुए, मेरे बहुत खुशी है, बहुत खुशी, मन में इतनी खुशी है कि हद से ज़्यादा। तो जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई है मंदिर प्रशासन द्वारा उसको भी फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी।